तो हाइड्रोजन के समस्थानिक, तो इसमें बताया गया था कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान दो संख्या भी 1 होती है। द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। इसको हम H से डिनोट करते हैं और इसको हम प्रोटियम कहते हैं। इसको कहते हैं प्रोटियम। प्रोट दूसरा बताया था कि दूसरा होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और जो द्रव्यमान संख्या है वो 2 होती है। इसको D से डिनोट करते हैं और इसको हम ड्यूटीरियम कहते हैं। जी सर। तीसरा होता है 1H3, इसको T से डिनोट करते हैं और इसको ट्राइटियम कहते हैं। ट्राइटियम कहते हैं। अच्छा, ये जो आपका प्रोटियम होता है, आप जानते हैं कि ये जो परमाणु होते हैं वो परमाणु अस्थायी होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। अगर ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी न किसी दूसरे परमाणु के साथ साझा करके या संयोग करके अणु बना देते हैं और ये अणुओं के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें H, तो ये जो H है ये आपको किस रूप में मिलेगा, H2 के रूप में मिलेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। या इसमें 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, 2 परमाणुओं से मिलकर ये बना हुआ है तो इसको हम डाई हाइड्रोजन भी कह देते हैं। डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन भी इसको कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तो ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। भविष्य का ईंधन। तो अगर आपसे पूछे कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है तो इसी हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को ही कहा जाता है भविष्य का ईंधन। अच्छा, अब अगर इसकी हम बात करें कि इसको सर्वप्रथम ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को सर्वप्रथम किसने बनाया था, इसका निर्माण किसने किया था, तो सर्वप्रथम इसका निर्माण रॉबर्ट बायल ने किया था। इसका जो हाइड्रोजन का जो निर्माण हुआ था, निर्माण वो रॉबर्ट बायल ने किया था। रॉबर्ट बायल ने किया था, लेकिन इसका निर्माण तो हो गया था प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते वक्त, इसका निर्माण तो हो गया था हाइड्रोजन गैस का, लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन की कोई विशेष कंडीशन या मतलब विशेष स्टडी नहीं की इसकी, और इस वजह से जो हाइड्रोजन की खोज का श्रेय है वो इनको नहीं जाता है, रॉबर्ट बायल को नहीं जाता है, बल्कि इसके जो खोजकर्ता हैं वो कैवेंडिश है ना, इसके जो जी खोज करता है वो कैवेंडिश को माना जाता है। ठीक है, कैवेंडिश को माना जाता है। कैवेंडिश को इसका हाइड्रोजन का खोजकर्ता माना जाता है कि हाइड्रोजन किसके द्वारा डिस्कवर की गई, तो आप बताएंगे कि कैवेंडिश के द्वारा डिस्कवर की गई। ठीक है, लेकिन इसके नाम का श्रेय किसको जाता है, तो इसके नाम का जो श्रेय है वो लेवोसिए ने। हाँ लेवोसिए, लेवोसिए ने इसका नामकरण किया था। हाँ, इसके नामकरण का श्रेय लेवोसिए को जाता है। लेवोसिए को जाता है इसके नामकरण का श्रेय। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है ये H2 के रूप में होता है, मतलब ये डाई हाइड्रोजन इसको कहते हैं। ठीक है, और डाई एटॉमिक, ये हाइड्रोजन कैसा है, डाई एटॉमिक, या इसको हम द्विपरमाणविक भी कहते हैं। ये कैसी है, द्विपरमाणविक। जी सर।
तो ये द्विपरमाण्विक होती है। ठीक है, लेकिन देखो वैसे तो H3 बहुत मिलती नहीं है, बहुत रेयर केस में मिलती है। लेकिन अगर अगर ये आपको H3 कहीं पर भी मिल जाती है, या जब भी ये हाइड्रोजन H3 के रूप में होती है, जब भी ये हाइड्रोजन H3 के रूप में, H3 मतलब त्रिपरमाण्विक, ये क्या हो जाएगा, त्रिपरमाण्विक। ठीक है, बहुत रेयर केस में ये मिलेगी H3 के रूप में। अगर ये H3 के रूप में हाइड्रोजन मिलती है तो इसको कहते हैं हाइजोन। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं हाइजोन। क्या दिख रहा है? हाँ, यस तो सर। इसको बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं हाइजोन। ठीक है, ये क्या होता है, हाइजोन होता है। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई? इसे क्या जी बोलते सर। हैं? हाँ, डाई हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कहते हैं या डाई हाइड्रोजन कहते हैं। भविष्य का ईंधन भी ये होता है। निर्माण किसने किया था, तो सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने इसका निर्माण किया था, लेकिन इसके खोजकर्ता कौन है, कैवेंडिश ने। खोजकर्ता का श्रेय कैवेंडिश को जाता है। लेकिन इसका नामकरण किसने किया था, तो लेवाशिये ने किया था। ये द्विपरमाण्विक होती है, लेकिन अगर ये कभी भी त्रिपरमाण्विक अवस्था में आ जाए तो इस अवस्था को हम कहते हैं हाइजोन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हाइजोन क्या होता है। तो हाइड्रोजन की त्रिपरमाण्विक अवस्था जो होती है उसी को हाइजोन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें ड्यूटीरियम, है ना, तो जो ड्यूटीरियम है इसकी खोज 3 साइंटिस्टों को जाती है। लेकिन उसमें एक यूरे नाम के जो वैज्ञानिक हैं, यूरे नाम के वैज्ञानिक, मतलब यूरे नाम के वैज्ञानिक, यही ऑप्शन में आपका आता है। जब भी ड्यूटीरियम की खोज के बारे में पूछा जाएगा तो यूरे यूरे का नाम वहां पर लिखा होगा। एक चीज और है कि भारी जल, ठीक है, इसी हाइड्रोजन से जो भारी हाइड्रोजन है ड्यूटीरियम किस रूप में आपको मिलेगा, तो ड्यूटीरियम D2 के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, D2 के रूप में मिलेगा। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भारी हाइड्रोजन। तो जी इसकी खोज किसने की थी? हाँ, अभी अभी लिखा रहे हैं हम, इसकी खोज लिखा रहे हैं। तो ये ड्यूटीरियम किस रूप में मिलता है, D2 के रूप में मिलता है। अच्छा, ये बहुत रेयर केस में मिलता है, ये तो हम बताए ही हैं। और एक चीज और अब हम आपको बताए हैं कि जो साधारण जल हमारा होता है, साधारण जल, तो ये जो साधारण जल होता है, साधारण जल के अगर हम 6000 लीटर ले लें, 6000 लीटर अगर हम साधारण जल लेते हैं, तो संभव है कि उसमें 1 लीटर आपका भारी जल हो। क्या हो, भारी जल। और भारी जल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका D2O। तो ये भारी जल का फार्मूला होता है D2O। तो अगर हमको भारी हाइड्रोजन बनानी होती है, तो भारी हाइड्रोजन बनाने के लिए ये जो भारी जल होता है इसी का कराया जाता है वैद्युत अपघटन। क्या कराते हैं, वैद्युत अपघटन कराते हैं। हाँ, वैद्युत अपघटन। तो जब इसका हम वैद्युत अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर आप लिख लें 2D2O, मतलब D2O के कितने, 2 मोल। तो जब 2 मोल D2O के लेते हैं और इसका हम वैद्युत अपघटन कराएंगे तो ये टूट जाता है। ये आपका टूट जाएगा 2D2 प्लस O2। तो ये आपकी हो जाती है भारी हाइड्रोजन। ये आपकी प्लस भारी हाइड्रोजन हो गई। और इसको ये आपकी ऑक्सीजन हो जाती है। अच्छा, तो ये एक निर्माण की विधि भी हो गई। निर्माण किसका निर्माण, तो D2 का या भारी हाइड्रोजन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो जो आपकी भारी भारी जल होता है इसी भारी जल का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। और जिसके परिणाम स्वरूप आपको भारी हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो D2O का वैद्युत अपघटन कराने पर 2D2
और प्लस O2 ऑक्सीजन मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप साधारण जल का अगर आप साधारण जल का यही तो साधारण जल क्या होता है H2। तो अगर आप ये है आपके पास 2H2O ये, और इसका अगर आप वैद्युत अपघटन करा देंगे, वैद्युत अपघटन करा देंगे, तो ये वैद्युत अपघटन के फलस्वरूप आपका वैसे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2H2 और प्लस O2। तो ये आपकी साधारण हाइड्रोजन हो गई। ठीक है, ये आपकी हाइड्रोजन हो गया और ये आपका हो गया ऑक्सीजन। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन होती है आप जानते ही हैं कि जो रॉकेट जाते हैं अंतरिक्ष में, जो रॉकेट जाते हैं तो उनमें जो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो यही हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाती है। ये ठीक है, जिसको डाई हाइड्रोजन कहते हैं, यही हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाती है फ्यूल के रूप में। तो यही टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, विकसित की जा रही है कि आपके जो वाहन है, जैसे बाइक है ना, बाइक है, स्कूटर है, या जो भी आपके हैं, वो पानी से चले। तो पानी से कैसे चलेंगे, तो पानी यही जो जल होता है साधारण जल, इसी साधारण जल का अगर किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी भी तरीके से इसको तोड़ा जा सके, किसमें तोड़ा जा सके, H2O प्लस O2 में अगर तोड़ा जा सके, तो H2O जो आपकी H2O को जब हम ब्रेक करेंगे H2 प्लस O2 में, तो ये जो H2 होगी वो ईंधन का काम करेगी, और जो ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी आपका पर्यावरण मुक्त रहेगा। और दूसरी चीज, जो हाइड्रोजन बनेगी वाटर से, वो किस में इस्तेमाल होगी, तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगी, जिससे कि आपके जो वाहन है वो चलेंगे। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में वही चीज है, जैसे हम अभी जो भी वाहन चलाते हैं वो पेट्रोल या डीजल से चलाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी वगैरह से चलाए जाते हैं। इनकी कॉस्ट कम आती है, मतलब जो ये टेक्नोलॉजी जो हम बता रहे हैं इसको डेवलप करने में जो खर्चा आ रहा है वो खर्चा, ये जो हमारे पारंपरिक जो स्रोत हैं जिनसे कि वाहन चलाए जा रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा ये सस्ता पड़ रहा है, लेकिन ये आपका महंगा पड़ रहा है। तो इस वजह से अभी ये टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई है, लेकिन शायद हो सकता है कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे क्या हो कि आपके वाटर से, है ना, वाटर से क्या चले, वाहन वगैरह चले। तो ऐसा संभव है, क्योंकि विज्ञान में जो भी चीजें असंभव थी उनको संभव कर दिखाया है। तो ये आपका ये हाइड्रोजन हो जाता है, और दूसरी तरफ ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका भारी भारी। हाइड्रोजन हो जाता है। तो हाँ, तो इसकी खोज के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी खोज हुई थी 1931 1931 में, और इसमें 3 वैज्ञानिक प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। एक आपके यूरे हैं, दूसरे आपके दूसरे आपके ब्रिक बैड हैं, और दूसरे कौन से हैं? हाँ ब्रिक बैड हैं ये दूसरे, और जो तीसरे हैं वो मर्फी हैं। तो इन 3 साइंटिस्टों का विशेष योगदान है डाई हाइड्रोजन की खोज में। एक तो यूरे, दूसरे ब्रिक बैड और तीसरे मर्फी। लेकिन जब भी आपको ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन में ये जो यूरे हैं इन्हीं का ज्यादातर जिक्र होता है। ऑप्शन में आपको यही मिलेगा जब भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा। तो ये तो हो गई भारी हाइड्रोजन की खोज के बारे में। इसको अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, तो जो D2O होता है भारी जल का वैद्युत अपघटन करा दिया जाएगा, तो वैद्युत अपघटन कराने पर भारी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपको मिलेगी। कितना समझ तो में जी आ गया? इसकी खोज किन्हीं लोगों ने की थी? हाँ हाँ।
हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा हमको इसमें से हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तब जो है हम आगे बढ़ेंगे। ट्राइटियम के बारे में थोड़ा सा रह गया है, तो उसको डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? जी सर। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्राइटियम के बारे में। जैसा कि बताया, ये जो ट्राइटियम होता है, ये आपका रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ट्राइटियम कैसा है? रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक क्या होते हैं? तो रेडियो एक्टिव, है ना, रेडियो एक्टिव क्या होते हैं कि ऐसे तत्व या तत्वों के ऐसे परमाणु जो स्वतः ही, मतलब किसी चीज का उन पर वो नहीं रहेगा, प्रभाव नहीं रहेगा, वो स्वतः ही कुछ समय बाद एक नाभिक से दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब वो स्वतः ही एक तत्व से दूसरे तत्व में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ऐसे तत्वों को हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, तो ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनका क्या होता है? विघटन होता है। इस क्रिया को हम कहते हैं विघटन। जब ये एक रूप से दूसरे रूप में, एक नाभिक से दूसरे नाभिक में परिवर्तित होते हैं, तो ये क्या करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, है ना, मतलब जो भी रेडियो एक्टिव होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा रेज उत्सर्जित करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तीनों प्रकार की रेज उत्सर्जित करें। हो सकता है कि केवल अल्फा रेज उत्सर्जित करें, या हो सकता है केवल बीटा रेज, या केवल गामा, या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों रेज उत्सर्जित करें। तो जब ये तीनों रेज उत्सर्जित करते हैं, अल्फा, बीटा या गामा, तो इनके जो द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान में कमी आती जाती है। जैसे हम मान लें कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमने मान लिया कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए, ठीक है, और स्टार्टिंग में ये मान लीजिए कि ये 5 ग्राम है। स्टार्टिंग में ये कितना है? 5 ग्राम। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तो समय के साथ ये अपनी मात्रा का कुछ भाग, जैसे इधर मान लीजिए कि ये ए किस में परिवर्तित हो रहा है? बी में परिवर्तित हो रहा है। अच्छा, जब स्टार्टिंग में यहाँ पर 5 ग्राम है, तो यहाँ पर क्या होगा? शुरुआत में 0 होगा। कब 0 होगा? t बराबर 0 पर। जैसे हमने इस पदार्थ को उठाया, तो तुरंत ही ये इसमें b में नहीं बदल जाएगा, कुछ बदलने में कुछ समय लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ समय बाद इधर ये कितना रहा होगा? 4 ग्राम, और ये 4 ग्राम इधर 1 ग्राम कम पड़ गया, और इधर 1 ग्राम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, 1 ग्राम बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना रहा होगा? 3 ग्राम रहा होगा, और इधर कितना आ गया होगा? 2 ग्राम आ गया होगा, है ना। फिर ये ऐसे ही पता चला कि यहाँ पर ये कितना रह गया? 2.5 ग्राम रह गया, और इधर भी ये कितना? 2.5 ग्राम। तो होता क्या है कि जितने समय में ये जो पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ये अपनी प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? मान लीजिए कि 5 ग्राम थी, तो प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, मतलब 2.5 ग्राम रह जाता है। तो इस समय को हम क्या कहते हैं? इस समय को हम इस पदार्थ का अर्ध आयु काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल कहते हैं। ठीक है, तो ये टी हाफ, इसको काहे से डिनोट करते हैं? टी हाफ से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहते हैं अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल। तो कोई भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक ये स्वतः ही विकसित होता रहता है, और ये स्वतः ही अपनी प्रारंभिक मात्रा का कम होता जाता है। और जब ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, तो जितने समय में ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, उस समय को हम कहते हैं अर्ध आयु काल। इतनी बात समझ में आई?
तो ये जो अर्ध आयु काल होता है, तो हर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अपना अपना अर्ध आयु काल होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो आपका ट्राइटियम है, इस ट्राइटियम का जो अर्ध आयु काल होता है वो आपका 12.4 वर्ष होता है। इसका जो अर्ध आयु काल होता है ये 12.4 वर्ष होता है। ठीक है, इसका मतलब समझते हो कि अगर हम, ठीक है, अगर हम ट्राइटियम का, मान लीजिए आप कितनी भी मात्रा ले लें, 1 kg ले लें, मान लीजिए कि आपने 1 kg ट्राइटियम ले लिया, उसको आपने रख दिया। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करेंगे, उसको आपने स्वतंत्र रूप से रख दिया है। तो जब 12.5 मतलब ये लगभग 12.4 वर्ष जब हो जाएगा, तब जब आप देखेंगे तो वो जो हाइड्रोजन आपने 1 kg लिया होगा, वो आपका कितना बचेगा, आधा kg बचेगा। मतलब आधा kg वो क्या हो गया होगा, विघटित हो गया होगा। ठीक है, तो ये इसका अर्ध आयु काल होता है। तो अर्ध आयु काल याद रखना कि ये अर्ध आयु काल कितना होता है, 12.4 वर्ष होता है। किसका, ट्राइटियम का होता है। अभी हमने एक बात आपको बताई कि जो भी रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं वो क्या करते हैं, अल्फा, बीटा या गामा रेज उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये अल्फा, बीटा और जो गामा होते हैं इनको रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। तो देखो, ये क्या करेगा, ये जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम बीटा रेज उत्सर्जित करता है। कौन सी रेज उत्सर्जित करेगा, बीटा रेज उत्सर्जित करता है। तो देखते हैं भाई, सर थोड़ा देखो ट्राइटियम, आप कीजिए। हाँ क्या कह रहे हो। सर थोड़ा चित्र नहीं दिख रहा है साफ। अच्छा, वो साफ हो जाएगा, वो मोबाइल की वजह से ऐसा है वो। तो ये जो आपका ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम 1H3, हमने कहा कि ये बीटा रेज उत्सर्जित करता है, मतलब बीटा कण उत्सर्जित करता है। तो यहाँ से माइनस बीटा कण, ये जब बीटा कण यहाँ से उत्सर्जित करेगा तो होता क्या है, देखो तीन कंडीशन होती हैं, यहाँ पर ध्यान देना कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्स सब्सटेंस है, कोई एक्स आपका तत्व है। तो जब इसमें से, ठीक है, मान लीजिए कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो जेड है और इसका जो द्रव्यमान संख्या इसकी है वो ए है। अगर इसमें से एक अल्फा कण निकलता है या अल्फा कण उत्सर्जित होता है, तो ये बदल जाएगा किसी दूसरे जो है, इसमें कितने की कमी होती है, 2 की। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है इसमें 4 की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर 4 की कमी हो जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें से बीटा कण उत्सर्जित हो, ये जेड है और ये ए है, और इसमें से अगर बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो बीटा कण उत्सर्जित होने पर क्या होता है, ए जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक में, हाँ द्रव, सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, चलो इसको हम कुछ और मान लेते हैं, ये आपने y मान लिया, चलो यहाँ पर भी y मान लेते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। तो ये x किस में बदल जाएगा, y का मतलब है कि यहाँ पर किसी दूसरे दूसरे नाभिक में बदल जाएगा। ये जो आपका x है वो किसी दूसरे नाभिक में बदल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु क्रमांक में एक की बढ़त हो जाती है। परमाणु क्रमांक में क्या हो जाएगा, एक संख्या की बढ़त हो जाती है, एक संख्या बढ़ जाता है। तो अब जब यहाँ से देखिए, ये ट्राइटियम से जब बीटा कण उत्सर्जित होगा, तो बीटा कण उत्सर्जित होने पर ये द्रव्यमान संख्या तो 3 है, तो 3 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, एक की बढ़त हो जाएगी। तो जब ये एक बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना। मतलब ये जो आपका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक एक संख्या बढ़ करके 2 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 3 हो जाएगी। अब हम
आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये परमाणु क्रमांक 2 किसका होता है? ऐसा कौन सा तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है? बताओगे? हीलियम। वेरी गुड, हीलियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये हीलियम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यही जो हमने यहाँ पर बीटा कण लिखा है, ठीक है, वो बीटा कण इधर भी दर्शाया जा सकता है। इधर माइनस किए हैं तो इस साइड जब हम करेंगे तो कैसा करेंगे? प्लस का करेंगे, वो अलग की बात है। अच्छा, एक चीज और है, ये हीलियम तो आपने बता दिया, लेकिन हीलियम में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक तो 2 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या उसकी 4 होती है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर तो द्रव्यमान संख्या कितनी है? 3 है। तो इसको आप क्या कहोगे? ये क्या है फिर? आयन। नहीं, अभी तो हम यही तो पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम यही तो पढ़ रहे थे कि जिनकी परमाणु संख्या एक ही हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो ये हीलियम का एक समस्थानिक हो गया। ये क्या हो गया? ये हीलियम जरूर है, लेकिन ये हीलियम का क्या हो गया? समस्थानिक हो गया। तो ये हो गया आपका आइसोटॉप का आइसोटॉप का हीलियम। तो ये हीलियम का एक समस्थानिक हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 ही है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 3 है। ठीक? तो ये तो हो गया विघटन, कि ये जब विघटित होता है तो किस में बदल जाता है? तो ये हीलियम में बदल जाता है। जब इससे बीटा कण उत्सर्जित होता है तो ये किस में बदल जाता है? हीलियम नाभिक में बदल जाता है, हीलियम में बदल जाता है। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़े। चलिए, अगर इस ट्राइटियम की हम खोज के बारे में बात करें, ट्राइटियम, तो ट्राइटियम की जो खोज है ये 1934 में हुई। 1934 में हुई। ठीक है, उसकी खोज जो ड्यूटीरियम था, ड्यूटीरियम की खोज 1931 में हुई थी, और 3 वैज्ञानिकों का उसमें विशेष योगदान है। एक तो यूरे, दूसरे ब्रिगबैड हैं, और तीसरे आपके मर्फी हैं। इसी प्रकार से 1934 में ट्राइटियम की खोज हुई, और इस ट्राइटियम की खोज में भी 3 वैज्ञानिकों का विशेष योगदान है। एक उसमें से लोजियर हैं, एक आपके लोजियर हैं, दूसरे आपके ब्लीक हैं, और तीसरे स्मिथ। दूसरे आपके ब्लीक और तीसरे आपके स्मिथ हैं। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक नाम याद रख सकते हैं, लोजियर। ठीक है, क्योंकि इनका विशेष योगदान है इसमें। तो जब भी आपसे अगर क्वेश्चन, पहली बात तो पूछा नहीं जाता है, वही भारी हाइड्रोजन पर ही क्वेश्चन बनता है कि भारी हाइड्रोजन की खोज किसने की है या भारी जल की खोज किसने की है। तो यूरे आपको याद रखना है, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। बाकी इसमें भी 3 वैज्ञानिक, लोजियर, ब्लीक और स्मिथ हैं। ठीक है। अच्छा, वहां पर हमने आपको बताया था कि अगर भारी हाइड्रोजन होता है, भारी हाइड्रोजन को बनाना होता है, तो हम भारी जल का वैद्युत अपघटन करा देते हैं और आपको भारी हाइड्रोजन मिल जाती है। लेकिन अगर ट्राइटियम की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, ट्राइटियम का विशेष योगदान है। ट्राइटियम जैसे होता क्या है कि जमीन के अंदर, है ना, जमीन के अंदर पानी की मात्रा का पता लगाना होता है। अच्छा, यहाँ तो आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में तो पानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 20 से 25, हाँ, 20 से 25 फीट गहराई में पानी आ जाता है। लेकिन जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हमको पता नहीं चल पाता है कि कितने नीचे पानी है, और है भी या नहीं भी है, ये भी हमको पता नहीं चल पाता है।
तो वहाँ पर इस ट्राइटियम का विशेष योगदान है। इस ट्राइटियम से ही उसको चेक किया जाता है। ट्रेसर के रूप में इसका उपयोग होता है। तो अगर इस ट्राइटियम को बनाना हो तो कैसे इस ट्राइटियम को बनाया जाता है, किस प्रकार से इसको प्राप्त करेंगे? तो आप जानते हैं कि एक लिथियम नाम का तत्व होता है, लिथियम। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो 7 होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिथियम 3 और यहाँ पर कितना लिख लें, 6 लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा? ये उसी तरीके से हो जाएगा कि लिथियम का समस्थानिक। अगर ये लिथियम का समस्थानिक हो जाएगा, ये लिथियम का समस्थानिक हो जाएगा और इस पे अगर आप न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन 0n1 इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो ये बदल जाएगा आपका, ये हाइड्रोजन 1h3 में बदल जाएगा, 1h3 में बदल जाएगा। और इसके साथ साथ एक समस्थानिक ले लें जिसका परमाणु क्रमांक 3 हो और द्रव्यमान संख्या कितनी हो, 6, और उस पर हम अगर न्यूट्रॉन की बमबारी करें या न्यूट्रॉन की इससे रिएक्शन कराएं तो न्यूट्रॉन यहाँ पर तीव्र गति से इस पे मतलब अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1h3 ये ट्राइटियम हो गया और ट्राइटियम के साथ साथ ये हीलियम हो गया। तो ये आपको मिल जाएंगे लिथियम से। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है जो आपका भारी हाइड्रोजन होता है। तो भारी हाइड्रोजन जो होता है, भारी हाइड्रोजन उसको देख लेते हैं कि भारी हाइड्रोजन से ट्राइटियम कैसे बनता है। तो देखो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है, ये आपका होता है डी, है ना, इसमें क्या होता है 1 मतलब इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ऐसे ही जब इसके 2 परमाणु ले लिए जाएं भारी हाइड्रोजन के 1d2, तो ये जब 2 अणु ले लिए जाएंगे तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका एक तो बन जाएगा 1h3, ये ट्राइटियम हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2 और 2 कितना है, 4, और 1 और 1 2 है। तो 4 में से यहाँ पर 3 ही आया है, तो एक ऊपर भी बचा और एक नीचे भी बचा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बन जाएगा 1h1। तो ये हो जाता है आपका ट्राइटियम, ट्राइटियम, और ये हो जाता है आपका प्रोटियम। तो जब भारी हाइड्रोजन के 2 अणुओं को रिएक्ट कराया जाता है तो इनकी रिएक्शन के फलस्वरूप आपको ट्राइटियम और प्रोटियम ये 2 चीजें प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से भी ट्राइटियम को बनाया जा सकता है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अब हमारे पास बचा है हाइड्रोजन, जिसको हम H2 कहते हैं। तो H2 को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।